नमस्कार दोस्तों, चंडीगढ़ दूरदर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपिका कपिल, आप सबके साथ। दोस्तों, दुनिया भर में नारी को समानता का अधिकार दिया गया है, पर आंकड़े कुछ और ही दर्शाते हैं। उन आंकड़ों के मुताबिक हर 3 में से 1 महिला कभी ना कभी किसी ना किसी तरह की हिंसा की शिकार है, चाहे वो भावनात्मक हो, शारीरिक हो या यौन हिंसा। महिलाओं के प्रति हिंसा को रोकने और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए हम हर वर्ष आज ही के दिन यानी कि 25 नवंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र 2008 से 2030 तक महिला हिंसा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत हर वर्ष एक यूनाइट कैंपेन चला रहा है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस का मानना है कि महिलाओं के प्रति हिंसा मानवाधिकार का उल्लंघन है। संयुक्त राष्ट्र की अगुवाई में हर वर्ष 16 दिवसीय कार्यक्रम मनाया जाता है, जो कि 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार वाले दिन समाप्त होगा। और इस बार का थीम है ऑरेंज द वर्ल्ड, एंड वायलेंस अगेंस्ट विमेन नाउ। इन सब की और बहुत सी जानकारी देने के लिए आज जो मेहमान हमारे स्टूडियो में आए हैं वो हैं मैडम हरजिंदर कौर, जो कि एक्स मेयर रह चुकी हैं और प्रेजेंटली चेयरपर्सन है CCPCR की। नमस्कार मैम। और दूसरे गेस्ट भी हमारे स्टूडियो में आए हैं, प्रोफेसर मोनिका सिंह, जो कि CCPCR की मेंबर हैं और एक्स चेयरपर्सन है सेंटर फॉर सोशल वर्क, पंजाब यूनिवर्सिटी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। मैम, सबसे पहले हरजिंदर मैम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, एक बेसिक क्वेश्चन है कि हिंसा क्या है और हिंसा का दायरा क्या है। बहुत से लोगों में अमूमन ये जानकारी नहीं है कि हिंसा क्या क्या हिंसा हो सकती है। दीपिका जी, आज का दिन ग्लोबली UN ने मनाना शुरू किया हुआ है। हाँ जी, आपने जैसे अभी बात करी है, और दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आज से लेकर 25 नवंबर हम मनाते हैं। 16 दिन की ये कैंपेन होती है, 10 दिसंबर तक होती है। और इसमें इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि अवेयर किया जाए कि हमें औरत के अगेंस्ट हिंसा को ख़त्म करना है। अब ये हिंसा, इसके 2 तरह की अवेयरनेस से आती है। एक तो है कि हम विमेन को उसके राइट्स के प्रति अवेयर करें और हम उसको ये रियलाइज़ कराएं, उसको और सारी सोसाइटी को, दैट शी इज़ ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। उसको वीकर सेक्स समझ के या उसको किसी तरह से डिप्राइव्ड रख के उसके ऊपर शोषण नहीं किया जा सकता। वो हिंसा उसके घर में भी हो सकती है, उसकी फिज़िकल, उसकी इमोशनल, मेंटल भी हो सकती है। और दूसरी जो ज़्यादा प्रेवलेंट अब हो रही है कि वायलेंस एट द वर्क प्लेस, द सेक्सुअल हरासमेंट जिसको कहते हैं। और ये हमें लगता है कि हम औरत को एक कमोडिटी समझ के उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं, उसकी भावनाओं के साथ खेलते हैं, उसको फिजिकल अब्यूज़ भी करते हैं। वेयर एज आज कानून इसके लिए बहुत सख्त बन चुके हुए हैं, पॉक्सो एक्ट स्पेशली। और अब तो वर्क प्लेस के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट कमेटीज़ बनी हुई हैं सब जगह पे। लेकिन अगर जैसे आपने कहा कि UN का डाटा है ये कि जितने 31 कंट्रीज़ का जो उन्होंने सर्वे करके बताया कि एवरी 3rd विमेन वो अपनी लाइफ टाइम में कभी ना कभी वायलेंस को फेस करती है। एंड अनफॉर्चुनेटली पैंडेमिक के दौरान ये गिनती 2/3 हो चुकी है। सो हमें ये बिल्कुल ध्यान में रखना होगा कि पैंडेमिक में लोगों के घर में रहने, लॉकडाउन की वजह से घर का सारा, चाहे वो इकोनॉमिक प्रेशर था, फिजिकल प्रेशर था या मेंटल इमोशनल प्रेशर था, वो सारा घर की औरत को सहना पड़ा है। और वेरी अनफॉर्चुनेटली औरत कभी अपने अधिकार के प्रति अवेयर नहीं रहती और उसको ये नहीं पता होता कि उसने कहाँ अप्रोच करना होता है। मतलब इंडिया की तो बात छोड़ो, मैंने यूरोप में देखा है, दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ में, कनाडा, अमेरिका में जाके देखा है कि जहाँ पे औरत का राइट एक फ़ोन कॉल अवे होता है उससे, लेकिन वो उसको एक्सरसाइज नहीं करती, उसको शुरू से इमोशनली सप्रेस रखा जाता है। एक फ्यूडल सिस्टम जो हमारा काम करता है, जिसकी वजह से औरत जो है डिप्राइव्ड रहती है और वो जुल्म सहती रहती है। बट वेरी अनफॉर्चुनेटली आज ये जो कानून बने हैं ये इसलिए हैं कि औरत जननी है और किसी भी सोसाइटी की हेल्थ जो है, उसकी ग्रोथ जो है, उसका वेलबींग जो है, वो औरत से जुड़ा है। इफ़ द विमेन इज़ educated and exercising her rights, only then you can say कि वहाँ की सोसाइटी की हेल्दी और हारमोनियस ग्रोथ हो सकती है। सो यही वजह है कि इस दिन को मनाया जा रहा है और इस दिन को मासेस में मनाने की ज़रूरत है। ऑरेंज द वर्ड इज़ के
पहले हम पिंक मनाते रहे हैं, और उसका ये है कि जितना ज़्यादा नंबर हम इससे इंक्लूड करें, औरत को हम ब्रेव बनाएं, और उसके लिए हमें कोई सेक्रीफाइस भी करना पड़े लेकिन उसको उसका अधिकार दिलाएं। और आज तो हम ये कहते हैं कि अगर हम एक बेटी को पढ़ाते हैं तो हम पूरे परिवार को पढ़ाते हैं। सबसे पहले उसको हम एजुकेट करें, उसकी उससे भी पहले, उसके जन्म से पहले उसका बर्थ राइट उसको दें, उसके सर्वाइवल की बात करें, उसकी प्रोग्रेस प्रमोशन की बात करें। उसकी हेल्थ ठीक होगी तो फैमिली हेल्थ ठीक होगी, और वेमेन एजुकेटेड होगी तो फैमिली और सोसाइटी यकीनन आगे बढ़ेगी। और मुझे लगता है कि आज के दिन मैं आपको ये बधाई देती हूँ कि आपके ज़रिए हम थाउजेंड्स तक पहुँच सकते हैं। और आज हमारा सबका प्लेज लेने का दिन है कि हम अपने घर के चौगिर्दे में पहले ये देखें, क्या हमारी बेटी, हमारी बहू, हमारी पत्नी घर में महफूज है। अगर वो हेल्दी महसूस कर रही है, अगर वो खुशी महसूस कर रही है, तो समझिए कि आपके परिवार का फ्यूचर खुशहाल है। फैमिली हेल्थ जो है, क्योंकि शी इज़ द पिवट इन द फैमिली जी, वो जननी ही नहीं है, वो जीवन दाती भी है। और जितनी उसकी ग्रोथ बढ़िया होगी उतनी सोसाइटी जो है आगे बढ़ेगी। आज हमने चाहे थोड़े से मौके औरत को दिए हैं और हमने देखा है कि वो सब काम इक्वली कर पा रही है। ये हमने एक मिथ बना रखी थी कि फिजिकली वो स्ट्रांग है, जबकि वो फिजिकली स्ट्रांग नहीं है। और आज मैं अपने साथ सभी औरत वर्ग को कहना चाहूँगी कि ये वर्ष आप मुबारक की तरह मनाएं कि अब आर्मी में भी आपकी डायरेक्ट जो है रिक्रूटमेंट होने लगी है, और आपको अपनी वर्थ पहचान के दुनिया पे छाना है। आपको पहले तो अपनी तकदीर बदलनी है, और अपनी तकदीर के साथ हमने फैमिली, सोसाइटी, नेशन और ग्लोबली राइज करके दिखाना है। जी मैम आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि हिंसा कैसी होती है। क्या मैम, मैं आपसे मोनिका सिंह जी आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि हिंसा कितने प्रकार की है? जो डोमेस्टिक वायलेंस है या जिसको हम घरेलू हिंसा कहते हैं, क्या वो सिर्फ लिंग निर्धारित ही, जेंडर बेस्ड ही है सिर्फ? हिंसा के बहुत अलग अलग टाइप्स हैं। हाँ, जैसे हिंसा, अगर हम औरत के प्रति हिंसा की बात करते हैं तो सबसे पहली जो हिंसा है वो बच्चे माँ के पेट में ही शुरू हो जाती है, जो फीमेल फीटिसाइड का रूप लेती है। और आज का जो पेपर जब मैंने सबसे पहले उठाया तो चंडीगढ़ ट्रिब्यून में जो स्टैटिस्टिक्स था उसमें ये कहा कि चंडीगढ़ का सेक्स रेशियो इज़ द लोएस्ट, और वो बहुत अलार्मिंग मतलब लगा मुझे। और मैंने ये सोचा कि जो चंडीगढ़ का शहर है, हम इतना इसको सिटी ब्यूटीफुल कहते हैं, हम मॉडर्नाइज्ड सिटी कहते हैं, इसमें हर तरह का स्मार्ट सिटी कहते हैं। और अगर इसमें इस तरह की अगर ऐसा सेक्स रेशियो का डिपिंग सेक्स रेशियो है, दिस नीड्स टू बी रियली लुक्ड इनटू, एंड ये बहुत कॉज का कारण है। और जो हिंसा, जो दूसरे प्रकार की हिंसा है वो है इन्फेंटिसाइड, जब एक लड़की पैदा होती है और उसको मार दिया जाता है, वो सेकंड टाइप ऑफ हिंसा है। और उसके बाद अलग अलग जो फॉर्म्स हैं, और हिंसा के कई मतलब हिंसा सिर्फ ये नहीं है कि हम किसी को फिज़िकली तंग करें, वो उस फिज़िकल तंग करने में ही साइकोलॉजिकल, मेंटल, फिज़िकल, इमोशनल, उसकी जो डेवलपमेंट है वो हर तरह से हैम्पर होती है। और जैसे मैम ने कहा अभी कि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस हो गया, डाउरी रिलेटेड हिंसा हो गई, फिर रेप हो गया, मर्डर हो गया, मोलेस्टेशन हो गई। सो एक बच्चे से लेके, एक जो गर्ल चाइल्ड है वो एक बच्चे से लेके एल्डरली तक, बिकॉज हमारा एल्डरली क्राइम रेट भी हम देखते हैं, वाई आर दे नॉट सेफ इन देयर हाउसेस। तो मतलब कि एक प्रोटेक्शन जो उनको चाहिए, और एक जो उनको सपोर्ट और साइकोलॉजिकल और इमोशनल सपोर्ट चाहिए, जो विमेन जो एल्डरली हैं, वो भी एक रीज़न है, जो कारण है जहाँ पे हम हिंसा की बात करते हैं। और हिंसा जेंडर बेस्ड या जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतों या लड़कियों या बच्चों के साथ ही हिंसा होती है, आदमियों के साथ भी होती है, ट्रांसजेंडर्स के साथ भी होती है, और अलग अलग रिलेशनशिप में अलग अलग डायमेंशंस हैं हिंसा के। तो उन सबको मतलब जो आज का दिन हम मार्क कर रहे हैं, और हमारा यहाँ पे आज आना, और हम मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इसमें कुछ डिफरेंस आ सकता है अगर ये प्रोग्राम के ज़रिए ये कुछ जो भी जितने लोगों तक भी पहुँचे, ताकि वो कुछ सुन सकें, समझ सकें। और ऐसा नहीं है कि हम कहें कि जो इलिटरेट पॉपुलेशन है उन्हें, उनके साथ ही वायलेंस होता है, ऐसा नहीं है। जो इंफॉर्मेशन की डिसेमिनेशन है
वो लोगों को पता ही नहीं है कि हमने अपने राइट्स किस तरह से अवेल करने हैं। हमारे समाज में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन वो क्या हैं एक्चुअली, उनकी जो डिटेल है और किस तरह से उन तक पहुंचना है, उनको किस तरह से अवेल करना है। अगर किसी औरत के साथ किसी तरह की हिंसा हो रही है, उसको यही नहीं पता होगा। अगर किसी तरह का डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, वो हर टाइम औरत यही सोचेगी कि आज शायद वायलेंस हो रहा है, कल शायद मेरी ज़िंदगी सुधर जाए। फिर आगे जाके बच्चे हो जाते हैं तो उसको लगता है कि अब बच्चे हो गए हैं, अब फैमिली कंप्लीट हो रही है, तो शायद कल मेरा सवेरा अच्छा होगा। लेकिन ये आगे से आगे बढ़ता ही जाता है। सो औरत ही है जिसको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जिसको पता होना चाहिए कि कहाँ पे मुझे स्टॉप लगाना है। जब तक ये स्टॉप नहीं लगेगा तब तक ये आगे बढ़ता ही जाएगा। और सबको मिलजुल के इसके बारे में जो हमारे राइट्स हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। और राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज़ भी ज़रूरी हैं, जो हर इंसान को पता होना चाहिए कि क्या ड्यूटीज़ हैं उनकी। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू मैम। मैम हरजिंदर मैम जी, कोविड महामारी के दौरान ये देखने में आया है कि इस जो हिंसा की दर है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, तो आपको क्या लगता है कि इसके क्या मेन कारण है? इसका बेसिक कारण तो ये है कि विमेन को हम हमेशा ही विक्टिम रहती है कि जितना भी प्रेशर है फैमिली का वो उसके ऊपर होता है। बच्चों की जिम्मेदारी उसके ऊपर है, घर को चलाने की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। और अब कोविड के दौरान लॉकडाउन था, काम नहीं था, इकोनॉमिक रीज़न, इकोनॉमिक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर उससे ज़्यादा जो फैक्टर मैंने देखा है वो ये है कि जो अल्कोहलिक मेल है, अब वो जितने लोग नशे करते हैं वो घर में सारा का सारा जो प्रेशर है वो विमेन के ऊपर आता है, उसको फिजिकली भी अब्यूज़ किया जाता है। और वही अनफॉर्चुनेटली कि हमारी औरत इतनी जागी हुई नहीं है कि वो अपने अधिकार तक पहुंच सके, कि वो अपना राइट एक्सरसाइज करते हुए आगे बढ़े। और विद द रिजल्ट, एक तो पहले उसकी बेसिक नेचर ये रहती है कि वो बच्चों को खिलाएगी, सबको खिलाएगी, सबका करेगी, उसके बाद में अपना करेगी। मतलब शी इज़ द एट द लीस्ट, सबसे पीछे उसको रखा जाता है, जबकि होना चाहिए द अदर वे राउंड कि पहले हम विमेन की हेल्थ को देखें। और उस हिसाब से सारा प्रेशर विमेन के ऊपर आया। मैंने देखा कि जब हम लोगों ने लॉकडाउन के दौरान इतने लंगर लगाए, इतना कुछ बांटना शुरू किया, तो मुझे याद है कि मलेशिया से एक हमारे बहुत अच्छे डोनर जो उन्होंने कॉल किया कि फीडिंग मदर्स के लिए क्या हो रहा है जी। और मैंने देखा कि सचमुच फीडिंग मदर्स के लिए हम कहीं कुछ नहीं कर पा रहे थे। कर रहे हैं। तो हमने स्पेशली फिर एक ड्राइव चलाई जिसमें हम फीडिंग मदर्स को ढूंढ के उनको हमने स्पेशली मतलब कैश भी बांटा कि ये सिर्फ आपके बच्चे के दूध के लिए है और ये आपकी हेल्थ के लिए है कि आपकी हेल्थ ठीक होगी तो ही आप बच्चे को बच्चा आपका फीडिंग है और उसको ठीक से उसकी हेल्थ मेंटेन रह पाएगी। सो ये दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स, क्योंकि हमारे यहाँ हमें मानना पड़ेगा कि बिलो पॉवर्टी लाइन बहुत बड़ी है। जब बच्चे स्कूल जाते थे तो मिड डे मील और आंगनवाड़ी सेंटर्स के ज़रिए मदर्स को बहुत बड़ी सपोर्ट मिलती थी, जो कि ड्यूरिंग लॉकडाउन क्या हुआ कि राशन घरों में पहुंचा जी। राशन घरों में तो पहुंचा, लेकिन उसकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और हम औरत को जब पीछे रखते हैं घर में तो वो ही एक फैक्टर रहा है जिसकी वजह से औरत ने बहुत ज़्यादा सफ़र करा है और डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बढ़ी है। और इवन हमारे इंडिया में डिवोर्स रेट भी बहुत बड़ा है। मतलब फैमिली ब्रेक होने की स्टेज पे आई। और क्यों आई? क्योंकि सारा का सारा प्रेशर औरत के ऊपर आ गया। और जब हम औरत को घर का दूल्हा मानते हैं तो फिर घर तो टूटेगा अगर औरत को हम इस तरह से मतलब लेंगे, इस्तेमाल करेंगे। मैं कहूँगी कि हम इस्तेमाल ही करते हैं उसको कि शी इज़ ए टूल, कि सब कुछ इसने फैसिलिटेट करना है। अब समय है कि हम बराबरी के हक की बात करें, क्योंकि हमारा वो जो यूएन के सस्टेनेबल गोल्स भी तभी मीट होंगे जब हम अपने मन में पक्का बिठाएंगे कि औरत और मर्द ये दोनों ही एक फैमिली के रथ के पहिए हैं और दोनों को इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। मोनिका मैम जैसे कि मैम ने बताया कि विमेन की नेचर जो होती है वो बहुत ही सेक्रीफाइसिंग होती है। वो सबसे पहले अपने आप को नहीं देखती जबकि घर को देखती है। तो कोविड के दौरान, वैश्विक महामारी के दौरान ही जब सब लोग घर पे थे तो जो मेल मेंबर हैं स्पेशली जो बाहर रहते थे और फिर वो घर पे रहने लगे, उन्होंने जो मेंटल हेल्थ विमेन की जो हैम्पर करी है उसका क्या रीज़न है? क्या बार बार उनको टोकना कि तुम खाना ऐसा नहीं बनाती या ये नहीं, ये सब चीज़ें क्या क्या रीजंस थे, क्या 6 फैक्टर्स
फैक्टर ऑफ वायलेंस हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि जिसकी वजह से ये जो बढ़ोतरी हुई है हिंसा में? ओके ये जो कोविड के दौरान जो वायलेंस और डोमेस्टिक वायलेंस और डाइवोर्स रेट भी बढ़ा है, इवन चाइल्ड रिलेटेड वायलेंस भी बढ़ा है। हर तरह का जो वायलेंस है इट वाज मेटेड आउट टू विमेन, इट वाज मेटेड आउट टू गर्ल चाइल्ड, बिकॉज जब जो आदमी बाहर जाके कमाता था तो सब कुछ रुक गया और ये हुआ कि जो एक टॉलरेंस है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग गई और वो पेंट अप जो इमोशंस थे वो बाहर निकलने लग गए। और ये हुआ कि जैसे औरत भी जाती थी कमाने के लिए, लेकिन जो उनके रिजर्व्स थे, जो इकोनॉमिक रिजर्व्स थे, स्पेशली जो थोड़े इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, लेकिन मैं यहाँ जनरलाइज नहीं कर सकती बिकॉज वायलेंस हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के साथ हुआ है, चाहे हम पुअर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करें या मिडिल इनकम की बात करें या हायर इनकम की बात करें, सबके साथ वायलेंस हुआ है। अल्कोहल वन रीजन वाज दैट, देन साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन वाज अनदर रीजन, देन इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी जो है कि जैसे अगर हायर मिडिल क्लास की बात करें तो उनके अगर जिनके जैसे बिजनेस वेंचर्स थे तो सब कुछ स्टैंड स्टिल पे आ गया, तो फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकलेगी बिकॉज आप घर से बाहर नहीं जा रहे, तो सामने आपके जो एक वेपन है वो एक और आपके पास जो वेपन है वो एंगर है और फ्रस्ट्रेशन है और आपके जो फिजिकली हार्मिंग द पर्सन, और वो औरत ही थी जो सामने थी या बच्चे थे सामने, तो वो वायलेंस उन पे हुआ, वो मतलब कि उस पे उन पे जो गुस्सा और एंगर निकला। फिर सोशली अगर एक इंसान बाहर जाता है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, तो वो सोशली बाहर जाने से आपको एक थेरेपी मिलती है कि आप इंटरेक्ट करते हो, आप लोगों से बात करते हो, तो आपके जो अंदर के जो इमोशंस हैं, जो आपकी इंटरेक्शंस हैं, उससे आप सोसाइटी में आपका जो बिहेवियर है उसमें फ़र्क पड़ता है, आपकी डेवलपमेंट को वो इफ़ेक्ट करता है। तो वो सब रुक गया, तो सोशली भी एक ये फैक्टर था जिससे ये सब हुआ। देन जो प्रॉब्लम्स, जैसे कई लोग मेडिकल प्रॉब्लम्स से भी जूझ रहे होते हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, तो उसके कारण उनके जो लेवल ऑफ हेल्थ इश्यूज थे वो भी बढ़ गए, तो उसके कारण भी ये वायलेंस हुआ। एंड कई ऐसे हैं जो हु आर लाइक क्रॉनिक ड्रिंकर्स, और कई ड्रग एडिक्ट्स भी होते हैं, और कईयों को गैम्बलिंग की भी आदत होती है, तो उससे क्या था वो सब रुक गया, तो उसके कारण भी वो पेंट अप जो इमोशंस थे वो औरत पे निकले। और बिकॉज टॉलरेंस पार ख़त्म हो गई, इकोनॉमिक रिजर्व्स ख़त्म हो गए, बच्चों की एजुकेशन, बच्चे भी अपनी जो कहते हैं अपने पीयर ग्रुप के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सके, तो और कई पेरेंट्स ऐसे थे जो फीस नहीं दे सके, और बहुत सारे मतलब जो हम उस टाइम पे देखते थे कि पहले जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो शुरू में तो लोगों को यही इंसाइट नहीं था कि ये एक्चुअली है क्या, इतना डर था, इतना खौफ था। उसके बाद जब धीरे धीरे लोगों को 10-15 दिन में समझ आने लगा कि यहाँ पे इसके कारण लोगों को बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं, और शुरू में ही फर्स्ट 10 डेज में ही वायलेंस के भी केसेस पेपर में रिपोर्ट होने लग गए थे, और लोगों ने पेपर भी लेना बंद कर दिया था। सो जो डिफरेंट उनकी हैबिट्स हैं जो वो सब पे स्टॉप लग गया था। और ये था कि काउंसलिंग सेंटर्स, जो काउंसलर्स थे, काउंसलिंग सेंटर्स थे, और जब थोड़ा लॉकडाउन खुला, थोड़ा 50% लेवल तक खुला, तो बहुत सारे केसेस मेंटल हेल्थ और मेंटल इश्यूज़ के हॉस्पिटल्स में, साइकेट्रिक वार्ड्स में भी आए, और कुछ ऐसे केसेस थे जिनको ये लगता है कि अगर हम कोई इंटरवेंशन लेंगे या कोई हम हेल्प लेंगे तो एक स्टिग्मा है कि हम क्यों जाएं, तो सुइसाइड के भी बहुत सारे केसेस सामने आए। तो ये डिफरेंट रीजंस थे, हेल्थ इश्यूज, मेडिकल इश्यूज, साइकोलॉजिकल इश्यूज, देन सोशल इश्यूज, ये सारे मल्टी डायमेंशनल इश्यूज थे जिसके कारण ये वायलेंस बढ़ा। और औरतें मतलब जहाँ पे तो रिपोर्ट हो गया, जहाँ पे क्लोज नेट फैमिलीज थी, या जहाँ पे जो फैमिली सेटअप जो पास हैं और नेबर्स ने या किसी ने जो पता लगा, या वो औरत में इतनी हिम्मत थी कि वो बाहर आके बता सकी, तो वो रिपोर्ट हुआ। और बहुत सारे ऐसे हैं जो अनरिपोर्टेड ही चला गया, जो आज भी विमेन, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आज भी इट गोज अननोटिस्ड इन द होप कि कल एक अच्छी दिन निकलेगा। मैम, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अनरिपोर्टेड केसेस के बारे में मैम बात कर रहे थे, ऐसा क्यों है, क्या टैबू है जो आज भी औरत जागरूक होने के बावजूद भी बाहर निकलना नहीं चाहती? उसके घर वाले अगर वो अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करती है तो उसके पेरेंट्स ही सबसे पहले ये बोलेंगे कि अगर 2 थप्पड़ खा भी लिए तो क्या
कमी है, क्या बात है इसमें? तो ये एक जो सोच है पैट्रियार्कल हमारी सोसाइटी है, इसको कैसे बदला जाए और क्या जड़ है इसकी? ये एक सोशल स्टिग्मा है जी, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। इसमें हमारी एक सोशल बैकग्राउंड है, एक रिलीजियस बैकग्राउंड भी है इसमें। मैंने चंडीगढ़ जैसे शहर में देखा है, जब जाके हमने एज कमीशन आंगनवाड़ीज़ में घरेलू औरतों को बुला के देखा तो हाईली एजुकेटेड औरत जब वो घर में बंद है और वो कह रही है कि एक लॉ की डिग्री होने के बावजूद मुझे सारे लॉज भूल रहे हैं। अब किस लिए भूल रहे हैं कि मेरी कोई प्रैक्टिस नहीं हो रही। मुझे घर वाले कहते तू खाना बनाने तक सीमित रहे, इससे आगे तुम नहीं बढ़ सकती। वो बोलती है कि मैं तो किसी छोटे सी जगह से चंडीगढ़ में शादी करके आई थी कि यहाँ मुझे एक ओपनिंग मिलेगी। ये अनफॉर्चुनेट है कि ये हमारा, मैं कहती होती हूँ इसको, ये फ्यूडल माइंडसेट है कि हमें घर में बेटी नहीं बेटा चाहिए, जबकि कोई फर्क नहीं है। आज एक स्लोगन बन चुका है कि मतलब ये स्टिग्मा ऐसे दूर होगा कि इफ यू हैव अ डॉटर देन डॉटर इज डॉटर फॉर एवर एंड सन इज सन टिल ही इज मैरिड। ये दोष नहीं है, ये बेसिक नेचर की बात है कि डॉटर्स आर ऑलवेज केयरिंग। और आज हम अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं, उसको उसके पाँव पे खड़ा करें, दैट मीन्स शी इज इक्वल टू द बॉय। ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, लेकिन हमारा सोसाइटी का जो माइंडसेट है इसको बदलने में बहुत टाइम लगेगा, अभी भी लगेगा। अब सेक्सुअल अब्यूज़ की बात होती है, पॉक्सो केसेस होते हैं, हम बहुत बार इसको इसलिए छुपाए रखते हैं कि जी ये हमारी बदनामी होगी। आपकी क्यों बदनामी होगी? शर्मसार तो उसको होना चाहिए ना जिसने ये हैवानियत का एक्ट किया है। हमें सोसाइटी की सोच को बदलने की ज़रूरत है। हमें सोचना ये होगा, मैं तो ये कहती हूँ कि हम सबको खड़े होना, हमें औरत क्यों अवेयर करना, अवेयर हम मदर को भी मर्द को भी करें कि आप मतलब घर में कंजकों का पूजन करते हो और बेटी को जन्म लेने से पहले ही मार देते हो जी। ये और फिर छोटी सी बच्ची के साथ आप ऐसे दुष्कर्म होते हैं, पॉक्सो के कितने केसेस सामने आते हैं और हम कितने शर्मिंदा होते हैं कि हम कितने बड़े हैवान हैं। क्यों सारा मर्द समाज इकट्ठा होके इस बात की जिम्मेदारी नहीं उठाता कि हम अपने एरिया को मॉनिटर करेंगे, हम अपना एक सोशल नेटवर्क क्रिएट करेंगे कि अगर कहीं कोई ऐसी हरकत होती है तो ये हमारे ऊपर हमारे ऐसा धब्बा कि हम इंसान नहीं, हम हैवान हैं। बिल्कुल। क्यों अगर हम मंदिर में जाके माता का पूजन करते हैं, हम दूर दूर तक जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, और घर की देवी क्यों नहीं है? हाँ। और ये स्टिग्मा शुरू से शुरू हो जाता है। आप देखो हमारे घरों में गालियां कितनी हैं जी, जो औरत के नाम से, माँ के नाम से, बेटी के नाम से, बहन के नाम पे, और जितनी दुआएं हैं वो सब बेटों के नाम से। ये कितना बदकिस्मती की बात है। और हमें अब खड़े होकर इसको टोकना होगा, इसको एक स्टॉप लगाना होगा। हमें इसके लिए बड़ी अवेयरनेस की जरूरत है कि हम कुछ ना करें, इतना प्लेज करें कि हमारे घर में बेटी, बहू, माँ, बहन के नाम पे कभी गाली नहीं निकाली जाएगी और दुआ दी जाएगी तो सबको एक जैसी दुआ दी जाएगी, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। दूधो नहाओ पूतो फलो, ये क्या मतलब? दूध और पुत्र का क्यों संबंध है? बेटी का उसके साथ संबंध है, बेटी ने संसार को आगे चलाना है, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये हमें जानना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि उसकी हेल्थ को भी हमें मॉनिटर करना होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें अब तो ये बात नहीं रही, पहले ये होता था कि सोसाइटी की डिवीजन होती थी उनके काम के तरीके से कि वो जी खेती बाड़ी करनी है तो शायद, बट आज तो महिलाएं बहुत बढ़िया खेती कर रही हैं। आज तो डेयरी फार्मिंग में औरतों ने अपना एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। मतलब हर काम में औरतें आगे बढ़ के बहुत बढ़िया, ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी औरत ने बहुत बड़ा अपना। और मैं ये कहूँगी कि जब औरत काम करती तो सिंसेरिटी से होता है। आप ड्रग्स की बात करो, अल्कोहलिज्म की बात करो तो विमेन अफेक्टेड नहीं है, थोड़ी बहुत है, बट उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे मतलब मेल सेक्शन इफेक्टेड है। तो मैं ये कहूँगी कि फैमिली में सेफ्टी विमेन के साथ है जी। अब ये हमें अपना माइंडसेट डेफिनेटली चेंज करके आगे लेकिन अब हो रहा है। उसकी एक बहुत बड़ा और कारण भी है। पहले तो ये था कि हमने बेटी को पैदा नहीं होने देना, है ना। अब उसके ऊपर एक क्वेश्चन हो चुका है। अब हमारी बेटियां पढ़ के नाम रोशन कर रही हैं माता पिता का। अब अगली बात हमारे लिए जो सोचने वाली ये है कि हमें इस बात की जिम्मेदारी भी उठानी है कि समाज में
हमने डॉरी को टोटली नो कहना है जी। हमारी जो ग्लैमरस शादियां होती हैं Yeah. उसको हम देखते हैं कि ज़्यादा का ज़्यादा प्रेशर जो है वो लड़की के ऊपर होता है। बट आज हम एक अच्छी एग्जाम्पल भी देख रहे हैं कि अब लोग मिलके जॉइंटली मैरिजेस करने लगे हैं जी। एक तो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग अब लगे हैं कि ये इससे मैड रेस, इसको कोई नहीं जीत सकता। हम अपने वो क्या शो ऑफ करते हैं कि हमारा ये स्टेटस है। अगर स्टेटस का शो ऑफ करना है तो अपनी पॉकेट से करें ना जी। इससे बड़ी शर्म की बात क्या है कि लड़की के पेरेंट्स को आप पहले दिन से रियलाइज करवा रहे हो, उनको दबा रहे हो पहले दिन से। और अब लड़कियां पढ़ के ये आ गए, डॉरी को हमें 100% नो कहना पड़ेगा, बिल्कुल एकदम। और ये भी बारात लेके हम लड़की के घर क्यों जाएं, क्यों एक कॉमन पॉइंट पे शादी ऐसे हो कि 50% शेयरिंग वाली बात हो, दोनों तरफ से गेस्ट। और अब ऐसे होना शुरू हुआ है। मुझे लगता है हमारे अपने जो सोशल रिचुअल्स हैं उनको एक नई शेप देनी होगी और उसमें घर की औरत को आगे उठ के पहला कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि घर में दोष औरत पे ही आ जाता है। कहते हैं जी वो डॉरी की बात घर में सास नहीं ज्यादा पॉइंट आउट कर दी। तो मुझे लगता है कि हम खुद भी जिम्मेदारी उठा सकते हैं। हमने अपने घरों में उठाई है, हमने इस बात को पहले घर की बेटी होते मैंने इस बात के लिए अपनी फैमिली में इंश्योर किया था कि मेरी भाभियां कोई दहेज नहीं लाएंगी। अपनी बेटी की शादियों में और बेटे की शादी में भी हमने इंश्योर किया कि इक्वालिटी रहेगी, क्योंकि बात इक्वालिटी से शुरू होकर इक्वालिटी पे खत्म होगी। घर में बच्चा पैदा होगा तो बेटे बेटी को एक समान हम खिलाएंगे, एक समान उसको एजुकेशन देंगे, एक समान राइट्स देंगे। और मैं दावे के साथ कहती हूँ कि बेटियाँ आगे बढ़ के आपका ज़्यादा नाम रोशन करेंगी। और सोसाइटी में अगर कहीं बेटी के साथ किसी तरह की कोई एट्रॉसिटी होती है तो हमें मर्द समाज को ये जिम्मेदारी उठा लेनी चाहिए कि जिस समाज में ये होता है उस समाज का मर्द है खुद माफ़ी मांगे कि ये हमारे में कहीं कमी है, कि हमारी नज़र ऐसी क्यों है, हम इंसान से हैवान क्यों बनते हैं। देखो आप दूसरे कंट्रीज़ में जाके देखो बाहर, तो किसी को देखना, किसी को लुक्स देना गाली के समान होता है। हमें आज तक किसी ने बताया ही नहीं कि किसी की तरफ लगातार नज़र उठा के देखना बहुत बुरी बात होती है। ये एक बैड ट्रेट है, छोटी सी बात है, हम कभी नहीं कहते। और हमारे लड़कों को जैसे टीन में आते हैं ये आदत पड़ जाती है कि वो लड़कियों को लुक्स देनी है और ऐसे देनी है कि सामने आने से नज़र से ओझल होने तक जब तक वो नहीं दिखना हटती। मतलब हमें इससे बाहर आना होगा। हमें बच्चों को शुरू में रियलाइज करवाना होगा कि मेल और फीमेल दोनों एक ही हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। उनको हम फ्रीडम भी देंगे, हम उनको सेक्सुअली एजुकेट भी करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो हमने नहीं किया, पहले हमने नहीं किया। हमने औरत के बेटी के हर पक्ष को पीछे रख दिया, खुद रख दिया। और मैं समझती हूँ कि हमारी मदर होते हुए और घर की दादी होते हुए, घर की सास होते हुए ये जिम्मेदारी ज़्यादा बड़ी है कि हम इंश्योर करें कि मेरी ज़ात मेरे घर में सुरक्षित है और हेल्दी है। हम अपनी अपनी ज़ात की जिम्मेदारी लेके आगे बढ़ें तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क है, पर अभी भी मैं कहूँगी कि बहुत डाउन द लाइन फ़र्क नहीं है या बहुत ऊपर भी फ़र्क नहीं है। वो कहीं फ्यूडल सेटअप है, लेकिन निचले वर्ग में मैंने देखा है कि लड़कियां बराबर से डे 1 से ही कंट्रीब्यूट करने लगती हैं, जहाँ जहाँ वर्क कल्चर है वहाँ पे। और सर्टनली हमें आज एक बड़ी बात ये है कि पंचायती राज में 50% पार्टनरशिप मिल गई है। मैं डे 1 से कहती हूँ कि हमें 33% पर हमारे ऊपर एक धब्बा था। क्यों? जब हम इक्वल हैं, जब तक इक्वलिटी सोसाइटी में नहीं होगी, जब तक हमें इक्वल राइट्स एंजॉय नहीं करेंगे, सोसाइटी की इक्वल ग्रोथ नहीं हो सकती। और अब ये जो 50% पंचायती राज है, मैं उसमें हम सबको क्वेश्चन करना चाहिए, क्या वो 50% अपना राइट एक्सरसाइज कर रही हैं? नहीं होता। होता ये है कि जो मर्द दावेदार है उसकी वाइफ को टिकट दिया जाएगा और पूरा टाइम वो पीछे से रूल जो है वो मर्द ही करेगा। जबकि अब हमारे पास इतने एग्जाम्पल्स हैं, साउथ में जब ये 50% का हुआ तो 25 साल की फातिमा बी ने एक नया रेवोल्यूशन ले आई। क्योंकि जब औरत पॉलिटिकली आगे आई है तो उसने सिर्फ ऊपर की बातें नहीं करी हैं जो बेसिक होती थी, उसने विमेन एंड हेल्थ की बात करी है, चाइल्ड एंड हेल्थ की बात करी है, सर्वाइवल की बात करी है, उसने गोबर गैस की बात करी है, उसने कितने रिवाइवल्स की भी बात करी है। और मैं एक बात कहती हूँ हमेशा, देखिए ये सोचना पड़ेगा मटेरियल मेडिसिन की इन्वेंटर कौन थे?
जब आदमी जंगल में जाता था, वो घर का खाना लेके आता था, तो उसमें से मेडिसिन निकाल के औरत ने अलग से निकाल रखी थी। तो आज तक हम उसको क्या कहते थे? दादी नानी के नुस्खे। हाँ जी। औरत अंदर से बहुत खूबसूरत है, बाहर से ज्यादा। है, उसमें तो बहुत सारे गुण हैं। इंडिपेंडेंस, हमें अपनी सोसाइटी को स्ट्रेंथन करना होगा। हर औरत को एंटरप्रेन्योरशिप के साथ भी जोड़ना होगा। जो बहुत पढ़ सके बढ़िया, जो नहीं पढ़ सके वो अपने गुण को पहचान के उनको हम सेल्फ इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से ही बहुत जरूरी इसको हम खत्म कर पाएंगे। जी जी मैम, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे आपने देखा कि बहुत से देशों में अगर कोई किसी भी प्रकार की हिंसा है वो बर्दाश्त नहीं की जाती। महिलाओं के प्रति हिंसा जो भी होती है उसके खिलाफ बहुत से सख्त कानून बनाए गए हैं। तो हमारे भारत में ऐसे कौन से कानून हैं जिससे कि हमें हमारी महिलाओं को जागरूक होना चाहिए, और अगर उनके साथ ऐसा कोई सेक्सुअल या फिजिकल या मानसिक कोई अब्यूज़ होता है तो वो कैसे उसका रिपोर्ट करें? हमारे देश में बहुत सारे ऐसे कानून हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं हमारे, उसमें विमेन की सेफ्टी, विमेन की प्रोटेक्शन, उसके बारे में बात की गई है। लेकिन बहुत सारी एजुकेटेड विमेन भी ऐसी हैं जिनको पता ही नहीं है कि हमारे क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। फिर हमारे बहुत सारे एक्ट्स बने हैं। कोई भी एक्ट बनती है वो इसी कारण बनती है क्योंकि वो वायलेशन कहीं ना कहीं हो रही थी, तभी वो एक्ट की बनने की ज़रूरत पड़ी। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2005 है, उसमें ये है कि किसी भी तरह का ये नहीं है कि मारपीट ही हो, अगर किसी तरह का फिजिकल मेंटल टॉर्चर भी है, किसी को कोई टॉन्ट्स भी मार रहा है, कुछ भी है, तो वो एक कानून है जो एक औरत अवेल कर सकती है। देन सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस है, डाउरी रिलेटेड है, रेप रिलेटेड है। देन इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन, कहीं पे भी, जैसे मैगजीन्स में कोई किसी ने SMS भेज दिया, MMS भेज दिया, तो वो उसके अलावा उसको रोकने के लिए। देन फीमेल इन्फेंटिसाइड को लेके, देन जो हम PNDT एक्ट की बात करते हैं, जो रिप्रोडक्टिव राइट्स ऑफ विमेन है, PNDT एक्ट है जो पहले प्रिवेंशन ऑफ प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट की आप सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन नहीं करा सकते आफ्टर गेटिंग योर टेस्ट डन। सो ये सारे जो कानून हैं इनके बारे में इंटरनेट पे सब कुछ है। इनके बारे में जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें टाइम टू टाइम रूरल एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में बताया जाता है। देन जो लीगल जो सेल्स हैं, जो हमारा जुडिशरी है, वहाँ से भी डिफरेंट डिसेमिनेशन होती है। और विमेन खुद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरी ड्यूटी है कि मुझे पता होना चाहिए मेरा राइट क्या है। अगर वो सामने आएगी तभी कुछ चेंज आ सकता है। शी कैन बी द चेंज इन, शी कैन बी द चेंज फॉर द सोसाइटी इफ शी वांट्स कि समाज में चेंज हो, तो सबसे पहले चेंज उसको अपने अंदर लाना पड़ेगा, अपने घर से शुरू करना है। हाँ। अब जैसे बात की जाती है सितंबर मंथ जो है वो पोषण माह की उससे मनाया जाता है, तो उसमें डिफरेंट जो विमेन एंटीनेटल पीरियड में हैं, जिनके बच्चा होने वाला है, जिनके छोटे बच्चे हैं, उनको वहाँ पे लेक्चर दिया जाता है, उनको डिलीवरी किट्स दी जाती हैं कि ये जो आपके न्यूट्रिशनल किट्स हैं। बट घर जाके ये नहीं देखा जाता कि वो ले रही है कि पूरा परिवार उसको शेयर कर रहा है। सो ये सब बहुत जरूरी है। सेंसिटाइजेशन और कमिंग फॉरवर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक छोटी सी बात कर देना चाहती हूँ। खुशी की बात यह है कि हम चंडीगढ़ कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने इस साल गर्ल इंडिया प्रोजेक्ट अडॉप्ट करके 25,000 गर्ल्स को एम्पावर करने का बीड़ा उठाया, जिसमें हमने 25 स्कूल पेरिफेरी के और 25 स्कूल अर्बन सेक्टर के जो टॉप स्कूल्स हैं उनको पार्टनर किया है। पीयर ग्रुप्स बनाए हैं बच्चों के, और वो इकट्ठे जो है अर्बन सेक्टर की लड़कियां जो हैं वो पेरिफेरी के अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को अपने सारे एक्सपीरियंसेस भी शेयर करते हैं, और उनके लिए हम बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स, बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स लेके उनकी हम गर्ल्स पार्लियामेंट्स बनाई हैं हमने 50 के 50 स्कूलों में, जो हमारा जनवरी तक ये सारा टारगेट पूरा हो जाएगा। वी फील वेरी प्राउड कि हम एक ही गो में 25,000 लड़कियों को एम्पावर करके, और इसको हम रेप्लिकेट करना चाहेंगे बाकी जगह पे भी। ठीक है। तो दोस्तों, हिंसा से बचें, हिंसा से सुरक्षित रहें और हिंसा की रिपोर्ट करें, और हिंसा के लिए अपने आप को दोषी ना ठहराएं। नमस्कार।